नमस्ते सर जी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बात क्लियर कर दूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर जी इसका नेक्स्ट एपिसोड लाओ। तो आ चुका हूँ मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। CH 105 रिश्ते। अग्रवाल परिवार के सदस्य को दुष्यंत ने अपनी हाथों से मार दिया था। दूसरी तरफ अग्रवाल परिवार को जब ये बात पता चली तो उन्होंने शौर्य का नाम सुनकर ही अपना बदला लेने का प्लान कैंसिल कर दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह शहर का मेट्रो हॉस्पिटल रागिनी की चीखों से हिल गया था। रागिनी होश में आते ही बार बार शौर्य का नाम लेकर रोए जा रही थी। उसे रह रहकर शौर्य की बहुत याद आ रही थी, लेकिन शौर्य का कोई आता पता नहीं था। वहीं दुष्यंत बार बार रागिनी को समझा रहा था कि शौर्य उससे मिलने नहीं आ सकता, लेकिन रागिनी थी कि इस बात को मान ही नहीं रही थी। रागिनी एक्सीडेंट से उभरने के बाद उसके अंदर छुपा हुआ जो स्ट्रेस था उसे बाहर निकाल रही थी। इतने दिनों से वह हर दिन शौर्य को वापस पाने के लिए सोच रही थी। ऊपर से कई बार शौर्य ने उसे अप्रत्यक्ष रूप से बार बार मुसीबत से बाहर निकाला था। उसे ऐसा लग रहा था कि शौर्य धीरे धीरे उसके पास वापस आ रहा है। लेकिन जब से वह द्वारिका छोड़कर गया है उसने एक बार भी उसके बारे में कुछ सोचा नहीं, ना ही उसके बारे में कुछ पूछा। इस बात से रागिनी दिन बे दिन अधिक स्ट्रेस में चली गई, और आज ये स्ट्रेस उसके अंदर से बाहर आ गया था। अब वह शौर्य को किसी भी हाल में अपने सामने देखना चाहती थी। रागिनी की ऐसी हालत अब दुष्यंत से देखी नहीं जा रही थी, तो उसने अपने मन को मजबूत करते हुए अपने बड़े चाचा को फोन लगा दिया। दूसरी तरफ चाचा ने फोन उठाया तो उन्होंने रागिनी की हालत के बारे में एक फॉर्मेलिटी की तौर पर पूछ लिया। दुष्यंत ने भी शांति से उनके सवालों का जवाब दिया। फिर उसने हिम्मत करके शौर्य के बारे में पूछा। दुष्यंत को शौर्य के बारे में पूछता देखकर बड़े दादाजी बोले, क्या हुआ दुष्यंत, तुझे आज तेरे ठुकराए बेटे की याद कैसे आई? वैसे भी वह तुम लोगों को अब अपना परिवार तो मानता नहीं है। ये तो शुक्र है कि छोटी बहू ने उसे पाला पोसा और उसे अग्निहोत्र की जिम्मेदार दी, वरना हमें तुम्हारे उसके साथ किए बर्ताव के बारे में कभी पता नहीं चलता। अपने बड़े चाचा की बात सुनकर दुष्यंत को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उनसे माफी मांगते हुए कहा, मैं मानता हूं कि हमने उसके साथ बहुत बुरा किया। हमने उससे उसका बचपन छीन लिया है, लेकिन मैं अब उसे उसकी सभी चीजें वापस करना चाहता हूं। मैं उसे अपना कर फिर से एक नए सिरे से बाप बेटे के रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूं। तभी दादाजी बोले, तुमने बहुत देर कर दी दुष्यंत, तुम्हें भी ये अच्छे से मालूम है कि बचपन से ही बच्चे का मानसिक विकास होता है, और उसके बचपन से ही तुमने उसे उसका बचपन जीने का मौका नहीं दिया। अब वह जवान हो चुका है। अब इस उम्र में उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम अपने आप को उस पर थोपने की कोशिश मत करो। इससे जो थोड़ा सा रिश्ता तुम दोनों के पास बचा है वह भी कांच की तरह बिखर जाएगा। दादाजी की बात दुष्यंत अच्छे से समझता था, लेकिन इस वक्त रागिनी की हालत को समझते हुए उसने दादाजी से कहा, मैं आपकी बात अच्छे से समझता हूँ, लेकिन इस वक्त शौर्य का रागिनी से मिलना बहुत जरूरी है। उसे पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन जब से वह होश में आए है वह सिर्फ शौर्य का नाम ही जप रही है। इस वक्त डॉक्टर्स का कहना है कि हम जल्द से जल्द शौर्य को रागिनी के सामने लाए, वरना रागिनी दिमागी तौर पर अनस्टेबल हो सकती है और वो पागल भी हो सकती है। ये सुनकर दादाजी भी परेशान हो गए। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं शौर्य से बात करूंगा, अगर वह तैयार होता है तो उसे जल्द से जल्द भेज दूंगा। इतना कहकर दादाजी ने फोन रख दिया। दूसरी तरफ शौर्य इस वक्त अपना नाश्ता खत्म करके आर्या से बातें कर रहा था। इस वक्त आर्या शौर्य को वापस जाने के बारे में पूछ रही थी। उस पर शौर्य ने इसी परिवार में रहने की बात कही, और उसने उसका कारण भी साफ साफ बता दिया। शौर्य के इस निर्णय पर आर्या को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। शौर्य सिर्फ परिवार के प्रेम का भूखा था और उसे वह प्रेम और दुलार यहाँ मिल रहा था। आर्या ने भी उसके फैसले पर अपनी सहमति जता दी। तभी दादाजी शौर्य के पास आए और बोले, बेटा शौर्य, क्या तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ पता चला है? ये सुनकर शौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, हाँ, मुझे उनके एक्सीडेंट के बारे में पता चला है, और मैंने उसे बचाने के लिए एक दवा भी विराज के हाथों भेज दी है। ये सुनकर दादाजी बोले, नहीं शौर्य, अब उसकी हालत फिर से बिगड़ गई है, लेकिन ये कोई शारीरिक परेशानी नहीं है बल्कि मानसिक परेशान है। वह तुम्हारा इंतजार कर रही है और हर वक्त तुम्हें देखने की जिद कर रही है। वह कोई और बात कर नहीं पा रही है।
साथ ही डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर तुम उससे मिलने जल्दी से नहीं गए तो वह हमेशा के लिए एक मनोरुग्ण बन जाएगी। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदले, फिर वह भावहीन आवाज में बोला, तो क्या हुआ, इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। वह औरत मेरी कोई नहीं है। आप मुझे बताइए दादाजी, अगर मैं आपको जान से मारने की कोशिश करूंगा वह भी बेवजह, तो क्या आप मेरा चेहरा देखना पसंद करेंगे? इस बात पर दादाजी तुरंत बोले, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। तभी शौर्य बोला, इस औरत ने ऐसा कई बार किया है मेरे साथ, अब उसे मुझ पर प्यार आ रहा होगा तो फिर मैं इस बात पर कुछ नहीं कर सकता। उल्टा मैं तो चाहूंगा कि वह औरत तड़प तड़प कर मेरी यादों में मर जाए, जिससे मेरे मन में उसके लिए जो नफरत है वह अपने आप कम हो जाएगी। दादाजी ने जब ये सुना तो वह सोचने लगे कि ये कैसी माँ है जो अपने ही बेटे को मारने की कोशिश कर चुकी है और अब उसे देखने के लिए पागल हो रही है। ऊपर से ये कैसा बेटा है जिसे अपने माँ के मौत पर आनंद होने वाला है। दादाजी ने शौर्य की बात पर ये सब सोचकर आखिर कुछ ठोस कहने का फैसला लिया और बोले, देखो शौर्य, ये तुम्हारा अतीत है और तुम इससे जितना दूर जाओगे वह उतना तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। इस वक्त तुम्हें इसका सामना करना चाहिए। भले ही वह औरत तुम्हारे अतीत में तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन इस वक्त वह तुम्हें वापस पाना चाहती है। उसके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता है, तुम उस रिश्ते के लिए ही सही उसे एक बार सामने जाकर मिल लो ताकि तुम्हारे अंदर का मैल बाहर निकल जाए। उसके बाद तुम उसे कभी मत मिलना। लेकिन इस वक्त उसे तुम्हारी सख्त जरूरत है। और खून के रिश्ते के खातिर ना सही, लेकिन इंसानियत के नाते तो तुम उसे जाकर मिल सकते हो। दादाजी की बात सुनकर शौर्य ने फिर उनकी विनती को मानकर आखिर भरे मन से रागिनी से मिलने का फैसला लिया और आज उन सबके साथ रिश्ता तोड़ने का भी निर्णय लिया। शौर्य ने दादाजी से कहा, दादाजी, सिर्फ आपकी बात मानकर मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बाद उनसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। इतना कहकर शौर्य घर से बाहर निकल आया। उसने अपनी गाड़ी निकाली और निकल गया। कुछ दूरी तक जाने के बाद शौर्य ने अपनी तलवार निकाली और उस पर सवार हो गया और हवा में गायब हो गया। दूसरी तरफ शौर्य अपने दिमाग में अपने बिजनेस को भी यहाँ मुंबई में शिफ्ट करने के बारे में सोच रहा था। साथ ही वह अपना एडमिशन मुंबई यूनिवर्सिटी या पुणे यूनिवर्सिटी में करना चाहता था। वह सोच रहा था जहां उसका बिजनेस उसे नजदीक पड़े वहां शिफ्ट हो जाएगा। शौर्य यही सोचते सोचते कुछ ही देर में द्वारिका पहुंच चुका था। यहां आने के बाद वह सीधे मेट्रो हॉस्पिटल पहुंच गया। इस वक्त भी शौर्य ने अपने मोबाइल को चार्ज नहीं किया था। साथ ही जब वह पानी में उतर था तो उसके मोबाइल में पानी चला गया था। जब शौर्य हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचा तो उसने सिया को देखा। सिया की आंखें सूज चुकी थी। रात भर रोने की वजह से उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आए थे। वह रोते हुए शौर्य के गले लगी और बोली, भाई देखो ना माँ को क्या हुआ है। वो होश में आने के बाद से सिर्फ आपका ही नाम लिए जा रही है। वो सिर्फ आपसे मिलने की जिद पकड़ कर बैठी है। आप कुछ कीजिए और एक बार उससे मिल लीजिए। शौर्य ने सिया के सिर पर हाथ फेरा और बोला, ठीक है, अब रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम अब घर जाओ और आराम करो। इतना कहकर शौर्य वार्ड के अंदर चला गया। अंदर आते ही उसने देखा कि रागिनी के बाल बिखरे हुए थे और उसका सुंदर चेहरा अब एकदम से सूख गया था। उसके आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। शौर्य के अंदर आते ही रागिनी पलंग से उतरकर दौड़कर शौर्य के पास आए और उसको अपने गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, शौर्य तुम आ गए, मुझे लगा कि तुम मुझे कभी नहीं मिल पाओगे। देखो मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो मेरी नादानी थी। तुम मुझे माफ कर दो और मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें वो सारा प्यार दे दूंगी जो एक माँ अपने बेटे को देती है। बस तुम अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। रागिनी का पागलों की तरह बड़बड़ाना शौर्य को बिल्कुल अजीब लग रहा था। उसने आज तक रागिनी को सिर्फ उसके कठोर रूप में ही देखा है। हमेशा रागिनी उसे नफरत से देखती थी, साथ ही पूरे घर में उसकी हुकूमत चलती थी। आज वह अपना सारा घमंड छोड़कर शौर्य के सामने गिड़गिड़ा रही है। ये देखकर शौर्य को बुरा भी और अच्छा भी लग रहा था। बुरा इस बात का लग रहा था कि इस औरत ने उसके सामने आज हार मान ली थी। अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि आज वह दुखी थी। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और रागिनी को अपने से दूर करते हुए कहा, ठीक है, मैं आपसे एक बार मिलने आ चुका हूं तो ये पागलपन का नाटक छोड़ दो और घर जाओ। सिया तुम्हारे लिए बहुत दुखी है। मैं अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता, तो अब ये सब बंद करो और घर जाओ। मैं आप सभी से शाम को घर पर मिलूंगा। इतना कहकर बिना रागिनी की अगली बात सुने शौर्य मुड़ा और वार्ड से बाहर आ गया। उसने बाहर आकर देखा तो उसके सामने दुष्यंत खड़ा था।
दुष्यंत ने शौर्य के सामने हाथ जोड़े और बोला, मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब और अकल से अंधा बाप हूं। आज मुझे मेरे ही बेटे से मिलने के लिए दूसरों के सामने हाथ जोड़ने पड़े हैं। आज मैं फिर एक बार अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद देता हूं कि उसने यहां आकर मेरे पत्नी की जान बचा ली। ये सुनकर ताना मारते हुए शौर्य ने कहा, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई है। तुम सिर्फ इस वक्त लाचार हो अपनी बीवी के वजह से, वरना तुम जैसा आदमी मेरे सामने कभी नहीं झुकता। तुमने अपने जीवन में सिर्फ अपने पत्नी के लिए हर वो बात की जिससे वह खुश होती थी। यहाँ तक कि तुमने अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपने बेटे के हत्या के षड्यंत्र पर आंख बंद कर ली। तुम जैसा दोगला इंसान मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा। आज भी तुमने मेरे सामने हाथ जोड़े हैं तो वो भी अपनी पत्नी के लिए। लेकिन क्या तुमने किसी के सामने मेरे लिए हाथ जोड़े थे? इसका उत्तर है नहीं। तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम्हारी पागल बीवी अब ठीक हो चुकी है, उसे लेकर घर जाओ, शाम को मैं घर पर आप सभी से मिलूंगा। इतना कहकर शौर्य हॉस्पिटल से सीधा निकलकर कशिश के पास पहुंचा। यहां पहुंचकर उसने कशिश से महाराष्ट्र में बिजनेस ट्रांसफर करने के बारे में बात की और उसके अनुसार एक्शन लेने के लिए कहा। उसके बाद उसने ऑफिस में बाकी का काम चेक किया और फिर कुछ देर बाद वह शोरूम पर पहुंच गया। उसने यहां पर देखा कि उसके लगभग सारे एंटीक सामान बिक चुके थे। शोरूम अब लगभग खाली हो चुका था। शौर्य ने उसके बाद सिमरन को भी ये बात बता दी और शिफ्टिंग के लिए अच्छा लोकेशन देखने के लिए कहा। शाम को शौर्य अग्निहोत्री मेंशन पहुंचा। इस वक्त घर का हर एक सदस्य यहां मौजूद था। शौर्य ने उन्हें एक बार देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद एकदम सीरियस होकर बोला, मुझे जब आप लोगों ने इस घर से बेदखल किया था तभी मेरा नाम फैमिली रजिस्ट्री से आप लोगों ने निकाल दिया था। उसके बाद मैं वापस आया और अपने बल पर मैंने आप लोगों को झुकाया। इस वजह से आप सभी मेरी इज्जत करने लगे थे। लेकिन असल में वह आपका डर था। आप लोग मुझे सिर्फ डर की वजह से अपना मानते हैं। इसका मतलब है मुझमें और आप लोगों में जो रिश्ता है वह डर की बुनियाद पर टिका हुआ है। इस घर में मुझसे सिर्फ मेरी बहनों ने मुझे परिवार वाला प्यार दिया है। बाकी लोगों ने सिर्फ मेरे प्रति डर रखा था। मैं इस डर के रिश्ते को तोड़ना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं यहाँ से आप लोगों से दूर बड़े दादाजी के परिवार के साथ रहने जाऊंगा। साथ ही सिर्फ मेरे बहनों के सिवाय आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहना चाहिए। डर का रिश्ता भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद शौर्य ने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले और दीनानाथ को दे दिए। ये उस प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जिसे अपने मेरे आने के बाद मेरे नाम पर किए थे। मैं वह सब कुछ आपको लौटा रहा हूँ। साथ ही मुझे जो गाड़ियां दी थी उनकी कीमत इस चेक पर लिखी है, आप लोग उसे विथड्रॉ कर सकते हैं। आखिर में शौर्य रागिनी को देखते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे अंदर जो मेरे लिए प्यार उमड़ रहा है उसे ठेस पहुंचेगी। पर मेरे लिए तुम उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। तो आज मैं चाहूंगा कि तुम उस माँ को अभी मार दो ताकि मेरे जाने के बाद तुम अपना पुराना सपना पूरा कर सको। तुम्हारा यही सपना था ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊं, तो आज उस सपने को पूरा होते देखकर तुम्हें आज खुश होना चाहिए। हर चीज का वक्त होता है और उसी वक्त उस चीज को बच्चों को देना चाहिए। इस वक्त मुझे आपकी जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती अपने आप को मुझ पर थोपने की जरूरत नहीं है। शौर्य की तीखी बातों ने रागिनी को इस बार अंदर तक हिला दिया था। उसे अब मालूम पड़ गया था कि शौर्य को मारने की साजिश के पीछे उसका हाथ था। ये बात शौर्य को अच्छे से मालूम है। रागिनी ने एक गहरी सांस ली और शौर्य को अपनी भरी आंखों से देखकर बोली, तो तुम्हें पहले से मालूम था कि मैंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी? हाँ, मैं वो माँ हूँ जिसने अपने बेटे को जान से मारने की कोशिश की थी। उस वक्त मैं तुमसे नफरत करती थी। मुझे बार बार तुम्हें देखकर डॉक्टर के शब्द मेरे कान में सुनाई देते थे कि तुम मानसिक रूप से विकलांग जन्मे हो। लेकिन मैं जब भी तुम्हें साधारण बच्चों की तरह देखती तो मुझे डॉक्टर पर शक होता, लेकिन मेरा दिल फिर मुझे कहता कि अगर मैंने तुम्हें अपनाया और उसके बाद तुम फिर अचानक पागल हो गए तो फिर मैं तुमसे जुदा होने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसीलिए मैंने तुम्हें जान से मारकर अपनी जिंदा से दूर करने की कोशिश की, ताकि तुम्हें देखने के बाद जो चुभन मुझे महसूस होती वह मुझे हमेशा परेशान करती थी। ये सुनकर शौर्य ने कहा, लगता है डॉक्टर ने ऐसा तुम्हें ही कहा होगा कि तुम मानसिक बीमार हो जाओगी, पर तुमने उसे उल्टा सुना था। लेकिन अब क्या करें, तुमने कर्म किए और उसके फल अब तुम्हें मिलेंगे। तो इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें कोई पागलपन के दौरे नहीं पड़ेंगे और तुम अपनी खुशहाल जिंदगी जियो और अगली बार मुझसे मिलने की जिद मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें अग्नि देने भी नहीं आऊंगा।
इतना कहकर शौर्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक बार फिर सभी को देखा और कहा, मेरे जाने के बाद भी मैं तुम लोगों को किसी भी मुसीबत में आकर बचाऊंगा। आखिर इसी परिवार में मुझे मेरे दादी ने पाला था। दादी के लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ। इतना कहकर शौर्य घर से बाहर निकल गया। उसके जाते हुए आकृति को देखकर सभी लोगों के आंखों में आंसू थे। सिया का तो रो रो कर हाल बेहाल हुआ था। इधर बाहर आकर शौर्य ने एक लंबी सांस ली और बोला, ये रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। इन्हें निभाने के लिए सारी उम्र बीत जाती है और तोड़ने के लिए बस कुछ शब्द ही काफी होते हैं। आज तक मैं सिर्फ शौर्य था। चलो अब अपने नए परिवार के साथ नई जिंदगी शौर्य अग्निहोत्री बनकर शुरू की जाए। क्या होगा इस कहानी में आगे? अब कौन सी नई जिंदगी की शौर्य बात कर रहा था? क्या कभी शौर्य रागिनी के लिए दिल में प्यार जग पाएगा? क्या रागिनी शौर्य कीजिए के बाद सच में उसे भूल जाएगी? क्या होगा आगे?